हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। आई एम जीएस राय और आज हमारा ये नेक्स्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट है इस जो हमारी सीरीज चल रही है क्वेश्चन बैंक की। और उससे पहले आप सबके लिए एक इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर कि जो ये क्वेश्चन बैंक है ये एनटीए पैटर्न पे बेस्ड है, बिहाफ पे ये बेस्ड है पूरा क्वेश्चन बैंक। तो अगर आपको ये क्वेश्चन बैंक चाहिए ये सीईटी के लिए स्पेशली है तो आप हमें 9896160956 इस नंबर पे व्हाट्सएप करके भी पता कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से जाके आप सीधे ही जो है फीस पे करके डायरेक्ट इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मिनिमम फीस रखी गई है ताकि हर बच्चे तक ये पहुंच सके जिसको इसकी जरूरत है। तो आप ये देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन करवाए जा रही है सारे इसी क्वेश्चन बैंक से लिए गए हैं और डेली वीडियो आ रही है, आप वीडियो देख सकते हो। वीडियो का कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आपको डेली प्रैक्टिस होती रहती है तो आप वो भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। द ऑर्डिनेंस इशूड बाय द गवर्नर आर सब्जेक्टेड टू द अप्रूवल बाय। तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। अब इसमें कंफ्यूजिंग क्या है, जब आप इसके ऑप्शन पढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं जो ऑर्डिनेंस पास किया जाता है, द ऑर्डिनेंस पास्ड बाय द गवर्नर आर सब्जेक्ट टू द अप्रूवल बाय प्रेसिडेंट। तो भाई गवर्नर है तो इसका प्रेसिडेंट से कोई लेना देना नहीं है। स्टेट लेजिस्लेचर, चीफ मिनिस्टर या फिर नन ऑफ द अबव। तो भाई आप इसमें ये भी टिक कर सकते हैं स्टेट लेजिस्लेचर, लेकिन इसमें क्या दिया गया है, इसमें राइट आंसर क्या है, नन ऑफ द अबव। अब आप कह रहे हो कि सर जो ऑर्डिनेंस गवर्नर पास कर देता है उसको स्टेट लेजिस्लेचर से ही पास करवाना पड़ेगा, लेकिन कब करवाना पड़ेगा, जब स्टेट लेजिस्लेचर फिर से उनकी मीटिंग होगी। अदरवाइज जो ऑर्डिनेंस गवर्नर ने पास कर दिया उसको किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ऑर्डिनेंस खुद गवर्नर की पावर है आर्टिकल 213 के तहत। अगर स्टेट लेजिस्लेचर अगर नहीं मीटिंग में नहीं है, ये सेशन में नहीं है अगर, तो जो गवर्नर है वो आर्टिकल 213 के तहत उसकी पावर है, वो कोई भी ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है जो कि स्टेट के लिए जरूरी है। तो इसके लिए किसी की अप्रूवल की उसको जरूरत नहीं है। तो इसका राइट आंसर डी होगा। आर्टिकल 213 के तहत गवर्नर जो है ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। अब एक और क्वेश्चन आता है इसके जो मिलता जुलता, कि जो प्रेसिडेंट होता है तो प्रेसिडेंट किस आर्टिकल के तहत इसको जारी कर सकता है ऑर्डिनेंस को। तो आर्टिकल 123 के तहत जो है प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। अगर कोई भी जरूरत हो और जो पार्लियामेंट है वो सेशन में नहीं है तो फिर प्रेसिडेंट जो है आर्टिकल 123 के तहत, अनुच्छेद 123 के तहत वो जो यहाँ पर ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। तो आई होप आपको जो है गवर्नर भी समझ आ गया होगा 213 और प्रेसिडेंट 123 क्लियर हो गया आपको। ये हमारा तीसरा वीडियो, मैंने फिर से बता रहा हूँ आपको, जिस बच्चे ने पिछले 2 वीडियोस नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का, वहां से जाके आप लोग जो है पहले 2 वीडियोस को भी देख लीजिएगा इस लेक्चर के बाद। और कुछ डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड हिज हर ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो भाई ये नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए, इनमें से कौन अपना ऑफिस जो है प्रेसिडेंट के प्लेजर पे ही संभालता है, अगर प्रेसिडेंट चाहे तो अगले दिन ही उसको हटा सकता है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का ऑफिस है वो प्रेसिडेंट के प्लेजर पे ही काम करता है। जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा तब तक वो ऑफिस में रहेंगे। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब इससे संबंधित एक दो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्या है वो आप देख लीजिए कि क्या क्या पूछा जा सकता है। पहला यहाँ पर देख लीजिए, हु इज द करंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो के वेणुगोपाल, के वेणुगोपाल जो है करंट अटॉर्नी जनरल है। और अब एक और तरह का क्वेश्चन हो सकता है कि ये कौन से नंबर के अटॉर्नी जनरल है, तो ये 13वें नंबर के, 13th नंबर के अटॉर्नी जनरल है। ये भी आप याद रखेंगे। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, तो अनुच्छेद या आर्टिकल 76 जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से संबंधित है। आई होप आपको यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। When the Chief Justice of India is appointed by the President, he is required to consult। तो जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट तो उसको किसके साथ जो है कंसल्ट करना पड़ता है, रिक्वायर्ड टू कंसल्ट विद। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, हम एक एक करके सारे ऑप्शंस देख लेते हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड ऑल द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का इसमें से कोई लेना देना नहीं है। द प्राइम मिनिस्टर, द लॉ मिनिस्टर एंड द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो पीएम से कंसल्ट नहीं किया जाता। सच ऑफ द मिनिस्टर्स ऑफ द कैबिनेट एंड द प्राइम मिनिस्टर एज ही डीम्ड नेसेसरी। तो बिल्कुल भी प्राइम मिनिस्टर का, इसमें किसी भी मिनिस्टर का कोई लेना देना नहीं है। जो हमारी जुडिशरी है वो हमारी पार्लियामेंट से बिल्कुल अलग है, हमारी एग्जीक्यूटिव से अलग है। सच ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट एज ही डीम्स नेसेसरी। भाई जो प्रेसिडेंट को लगे कि हाँ इनके साथ कंसल्ट करना चाहिए
तो उसके साथ कंसल्ट कर सकता है, अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ कंसल्ट करके सीजीआई की अपॉइंटमेंट की जा सकती है, किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द राज्यसभा हैज 12 नॉमिनेटेड मेंबर। तो राज्यसभा में 12 जो है मनोनीत सदस्य होते हैं। दे आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम अमंग द पर्सन्स हैविंग स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन। तो भाई कोई 12 तरह के, टोटल 12 जो है नॉमिनेट किए जा सकते हैं राज्यसभा में। तो ये किस किस फील्ड से हो सकते हैं? लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विसेज। तो ये यहाँ पर सारे हैं, लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विसेज। जो पहले सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा का मेंबर बनाया गया था, नॉमिनेट किया गया था, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि सचिन तेंदुलकर को किस बिहाफ पे जो है राज्यसभा का मेंबर नॉमिनेट किया गया है। तो उसमें पूछा गया था, ऑप्शन था लिटरेचर, साइंस, आर्ट या सोशल सर्विसेज। तो बच्चे कंफ्यूज थे कि सोशल सर्विसेज करें या आर्ट करें, क्योंकि वो तो एक प्लेयर है, तो भाई वो उसकी कला है, तो वो आर्ट से संबंधित था सचिन तेंदुलकर उस समय पे। तो यहाँ पर ला इसका कोई लेना देना नहीं है, इसमें भी ला दे रखा है और यहाँ पर भी ला है, तो आप इससे इस ऑप्शन को हटा सकते थे। आंसर है ए, लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1/12 ऑफ द मेंबर्स ऑफ विधान परिषद आर टू बी इलेक्टेड। जो विधान परिषद के मेंबर्स होते हैं, 1/12 मेंबर्स होते हैं विधान परिषद के, विधानसभा के नहीं, ध्यान रखना विधान परिषद की है। ये ऑप्शंस देखिए, फ्रॉम ए ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी, अमंग द ग्रेजुएट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ द स्टेट। राइट आंसर क्या है? बी, अमंग द ग्रेजुएट्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ द स्टेट। तो स्टेट के जो है यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने चाहिए 1/12 मेंबर्स। नेक्स्ट देखिए, मनी बिल कैन ओनली बी प्रेजेंटेड इन। जो मनी बिल है, मनी बिल इसमें पेश किया जा सकता है, तो मनी बिल केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, और राज्यसभा के पास बिल्कुल, या तो आप लिमिटेड कह सकते हो या बिल्कुल भी पावर नहीं है मनी बिल से रिलेटेड। राज्यसभा सिर्फ 14 दिन तक मनी बिल को रोक सकता है, ना ही इसको अमेंड कर सकता है। अगर अमेंड कर भी दे तो वो लोकसभा की मर्जी है, वो उसको माने या ना माने। और अगर 14 दिन से ज्यादा अगर राज्यसभा रोक के रख सकता है, तो ये ऑटोमेटिकली इसको पास मान लिया जाएगा। तो राज्यसभा के पास मनी बिल से संबंधित कोई पावर नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ एक इसमें होगा, लोकसभा में पेश किया जा सकता है मनी बिल। ओके, नेक्स्ट देखिए, राज्यसभा कैन विद होल्ड मनी बिल फॉर ए पीरियड ऑफ। तो राज्यसभा कितने दिनों के लिए मनी बिल को रोक सकता है? मैंने भी आपको बताया कि सिर्फ 14 दिन के लिए राज्यसभा मनी बिल को रोक सकता है। When a resolution for his removal under consideration the speaker। तो भाई जब स्पीकर का रिमूवल कंसिडर किया जाता है या रेजोल्यूशन उसके खिलाफ पेश किया जाता है, तो इनमें से कौन कौन से ऑप्शन सही है देख लीजिए। डू नॉट टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस, तो वो भाग नहीं ले सकता। हैज नो राइट टू वोट, उसको वोट करने का राइट नहीं है। हैज ए राइट टू स्पीक इन द हाउस इवन दो ही शैल नॉट प्रिसाइड। तो भाई इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये दो ठीक है। पार्ट नहीं ले सकता प्रोसीडिंग्स में, उसके पास वोट करने का कोई राइट नहीं है। जब पार्ट ही नहीं ले सकता प्रोसीडिंग में, तो वोट कहां से करेगा? और जब यहाँ पर प्रोसीडिंग में नहीं आ सकता, तो फिर बोल कहां से सकता है? तो इसमें लिखा हुआ है, यहाँ तो बिल्कुल नॉट आ गया, इन दोनों में नॉट नहीं लगा हुआ था, तो ये दो यहाँ पर ठीक है, ये गलत हो गया। ठीक है, इसमें राइट पूछा गया है। नेक्स्ट चलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनियन टेरिटरीज इन लोकसभा आर चूजन बाय। तो जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं यूनियन टेरिटरी के लोकसभा में, तो वो किस तरह से चूज किए जाते हैं? अगर आप दिल्ली से हैं, अगर आप चंडीगढ़ से हैं, अगर आप किसी भी यूटी से हैं, तो आप सोच सकते हो कि आपका लोकसभा में किस तरह से चूज किए जाते हैं। तो वे डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं लोकसभा के लिए, यूनियन टेरिटरीज में भी डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्या कर देते हैं वहां पर, या तो इनडायरेक्ट इलेक्शन टिक कर देते हैं, नॉमिनेशन टिक करके आ जाते हैं, अगर उनको पता नहीं है। अगर पता है तो फिर बिल्कुल अच्छे से है। और जो मैं आपको क्वेश्चन बैंक बता रहा था, अभी मैंने बताया था आपको, ये जो एनटीए पैटर्न के बेस्ड है क्वेश्चन बैंक, सीईटी के लिए स्पेशल, तो आपको ये जो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं इसी क्वेश्चन बैंक से करवाए जा रहे हैं। तो आप, अगर आपको ये चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी आप इसकी जो सॉफ्ट कॉपी ले सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को हार्ड कॉपी की रिक्वायरमेंट है, तो आपको हार्ड कॉपी भी मिल जाएगी। और मैं आपको फिर एक बार कह देता हूं कि वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर देना। एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है,
आप कभी लेक्चर बनाएंगे तो शायद आपको पता चलेगा कि ठीक है, आप 15 से 20 मिनट में वीडियो को देख लेते हैं, और अगर कोई फास्ट करके देखता है तो 10 से 12 मिनट में ही लेक्चर को देख लेता है, लेकिन इस लेक्चर को बनाने में काफी टाइम लगता है, काफी मेहनत लगती है। तो वीडियो को लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा कि ठीक है, आप हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएंगे तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन भी टाइम पे मिल जाएगा। या फिर आप हमारा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाके उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। When the name of state is changed or a new state is created, the Constitution of India is required to be amended by Parliament by a। तो भाई जब एक कोई नई स्टेट बनाई जाती है, या फिर किसी स्टेट का नाम चेंज किया जाता है, या फिर उसकी जो है एरिया में थोड़ा चेंजेस किए जाते हैं, तो वो किस तरह से किए जा सकते हैं? तो वो सिर्फ और सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से भी किए जा सकते हैं। ये सिंपल मेजोरिटी से ही किए जाते हैं। The rule of passing resolution by two-third majority of total numbers of members of the House of Parliament is applicable in case of by two-third majority of total numbers of members। कोई भी रेजोल्यूशन पास करना हो, अगर टू थर्ड मेजोरिटी कहां पर मांगी जाती है? ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिए। तो टू थर्ड मेजोरिटी कब मांगी जाती है? जब अमेंडमेंट करनी हो। कहां पर? कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के लिए टू थर्ड जो है मेजोरिटी ऑफ टोटल नंबर्स ऑफ मेंबर्स की जरूरत पार्लियामेंट में पड़ती है। ओके, कब? जब अमेंडमेंट करनी हो, और जब बॉडी अल्टरेशन या फिर स्टेट की अल्टरेशन करनी हो, स्टेट का नाम चेंज करना हो, क्या चाहिए? सिंपल मेजोरिटी। इससे पहले वाला क्वेश्चन, हु प्रिजाइड ओवर द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ इंडियन पार्लियामेंट? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है, एनटीए का फेवरेट क्वेश्चन है ये। हु प्रिजाइड ओवर द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेज ऑफ इंडियन पार्लियामेंट? कौन करता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा। ये जो ज्वाइंट सिटिंग होती है राज्यसभा की और लोकसभा की, उसकी जो है प्रेसिडेंसी कौन करता है? तो स्पीकर ऑफ लोकसभा। नेक्स्ट देखिए, हु समन्स द मीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट? तो भाई पार्लियामेंट की मीटिंग कौन बुलाता है? उसको समन कौन करता है? प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स डैश एंग्लो इंडियंस मेंबर्स टू द लोकसभा। तो भाई इसमें प्रेसिडेंट जो है लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता था? तो भाई पहले दो किए जाते थे। कितने? दो किए जाते थे, लेकिन 104 नंबर की कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके क्या कर दिया गया? एंग्लो इंडियंस की जो है रिजर्वेशन उसको समाप्त कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? भाई एंग्लो इंडियंस कौन थे? जिसमें से या तो फादर ब्रिटिश था, मदर इंडियन थी, या मदर जो है ब्रिटिश थी, फादर इंडियन था। तो वो थे एंग्लो इंडियंस। अब एंग्लो इंडियंस खत्म हो गए हैं, अब यहाँ पर कोई भी हमारे यहाँ पर एंग्लो इंडियन रह ही नहीं गया। जब एंग्लो इंडियन ही नहीं है इंडिया में, तो फिर उनकी रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में किस लिए? तो इसलिए 104वीं 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत ये जो दो नॉमिनेशन थे, दो रिजर्वेशन दी गई थी एंग्लो इंडियंस को, वो यहाँ पर समाप्त कर दी गई है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पहले जो है लोकसभा में दो एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट किया जाता था, वो किस आर्टिकल के तहत किया जाता था? तो आर्टिकल 334, 334। तो दो एंग्लो इंडियन थे, दो यहाँ पर तीन आ गए, और दो दूनी चार। तो आप इस तरह से किसी भी तरह से इसको आप याद कर सकते हैं, याद होना चाहिए आपको। तो आप, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा और आप इसको याद भी रखेंगे। क्वेश्चन तो बच्चों सारे याद रखने हैं, मैं आपके लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट लेकर आया हूं जो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, आपके लेवल के क्वेश्चन लेकर आया हूं। वैसे तो आपको पता है कि हमारे पास 22,000 क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक है, तो वो मैं आपको नहीं करवा रहा इस टाइम पे HSSC CET के लिए, क्योंकि 22,000 क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और फिर उसमें से क्वेश्चन आपको पेपर में सारे देखने को मिलेंगे, लेकिन आप सारे शायद कर नहीं पाएंगे, टाइम थोड़ा। कोई अगर 22,000 क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक लेना चाहता है वो भी ले सकता है, लेकिन ये जो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं 1000 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, और ये 1000 क्वेश्चन का ही ये जो क्वेश्चन बैंक आपको ये दिया जा रहा है, प्रोवाइड किया जा रहा है, ये 1000 क्वेश्चन ही है सिर्फ और सिर्फ HSSC CET के लिए। तो आपको जीएस के सारे क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे। इसमें कौन कौन से यहाँ पर देख लीजिए सब्जेक्ट कवर किए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, जियोग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड हिस्ट्री। तो सारे सब्जेक्ट यहाँ पर कवर किए गए हैं, साथ में उनके आंसर की दी गई है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मस्ट बी, तो जो एक मेंबर है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, मस्ट बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिफोर अपॉइंटमेंट एज ए मिनिस्टर। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनने के लिए जरूरी नहीं कि आपको पहले मेंबर ही होना जरूरी है। मस्ट बिकम ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विद इन 6 मंथ ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। बिल्कुल यहाँ पर ठीक है, 65th का बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किसी को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर चाहे तो किसी को भी मिनिस्टर बना सकता है, बस शर्त यह है कि 6 महीने के अंदर अंदर उसको पार्लियामेंट के अंदर आना पड़ेगा, पार्लियामेंट के अंदर उसकी जो है सिलेक्शन जरूरी है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एन ऑर्डिनेंस ऑफ द गवर्नर, जो हमने इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग की थी आज ऑर्डिनेंस से की थी, तो आप बताइए मुझे कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत गवर्नर जो है ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, तो कौन सा आर्टिकल है, और ये देखते हैं, डॉक्यूमेंट जरूर करना ये आर्टिकल। एन ऑर्डिनेंस ऑफ द गवर्नर हैज द सेम फोर्स एज द लॉ मेड बाय लेजिस्लेटर अंटिल अप्रूव्ड बाय द लेजिस्लेचर। तो बिल्कुल ठीक है, ऑर्डिनेंस क्या काम करता है, वही काम करता है जो लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर करता है, लॉ बनाता है, उसी तरह से ऑर्डिनेंस भी लॉ ही होता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉमिनेट, तो भाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 10 मेंबर्स टू राज्यसभा, 12 मेंबर्स टू राज्यसभा, 10 मेंबर्स टू लोकसभा, या फिर 12 मेंबर्स टू राज्यसभा। तो भाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमने अभी बताया था कि 12 मेंबर्स जो है राज्यसभा में नॉमिनेट कर सकता है। स्टूडेंट्स, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ रहे हैं क्वेश्चंस को, आपने पॉलिटी नहीं भी पढ़ी हुई, अगर आप जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं, अगर आप 52nd नंबर का या 53rd नंबर का क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के उसको समझ रहे हैं, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे। तो इसी तरह से सारे क्वेश्चन, अगर आपने पॉलिटी नहीं भी पढ़ी या कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं भी पढ़ा, अगर आप ये क्वेश्चन ध्यान से कर लेते हैं, इन क्वेश्चन को याद कर लेते हैं, आपका पेपर में क्वेश्चन ना तो गलत होगा, ना ही आप छोड़ के आएंगे, इस बात की गारंटी है। द स्पीकर ऑफ लोकसभा हैज टू एड्रेस हिज लेटर ऑफ रेजिग्नेशन टू द, भाई जो लोकसभा का स्पीकर है वो अपना इस्तीफा किसको देता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, किसको देता है, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा हैज एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शंस, राज्यसभा के पास कौन सी पावर एक्स्ट्रा है, ऑथराइजिंग पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन ए सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट के अंदर कोई भी जो है काम है सब्जेक्ट के ऊपर, अगर कोई कानून बनाना हो तो वो राज्यसभा बना सकती है, तो ये एक एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन है, एक्सक्लूसिव पावर है राज्यसभा की। द quorum रिक्वायरमेंट इन राज्यसभा इज, तो भाई quorum क्या होता है, मिनिमम जो है, मिनिमम संख्या कितनी होनी चाहिए, मिनिमम कितने मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए। quorum होता क्या, अगर आपको quorum पता है तो ही आप इसका आंसर कर पाएंगे। मिनिमम मेंबर्स होने चाहिए कितने राज्यसभा की प्रोसीडिंग स्टार्ट करने के लिए, ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आपको एक रूल बताता हूँ, 1/10 ऑफ द नंबर्स। तो टोटल 250 मेंबर्स हैं, अभी आपको पता है, मैक्सिमम 250 मेंबर्स अपॉइंट किए जा सकते हैं, एमपी अपॉइंट किए जा सकते हैं राज्यसभा में, तो 1/10 कितना हो गया, 25। तो सिर्फ और सिर्फ अगर 25 प्रेजेंट है तो राज्यसभा का कोरम कंप्लीट है और उसकी जो प्रोसीडिंग की जा सकती है। इसी तरह से लोकसभा के लिए कितना है कोरम, बता दीजिए आप मुझे। द मेंबर्स ऑफ द मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मेंबर्स होते हैं, appointed by the prime minister, appointed by the president on the recommendation of prime minister। तो बिल्कुल यहाँ ठीक है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जो मिनिस्टर बनते हैं, वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, लेकिन रिकमेंडेशन कौन देता है, प्राइम मिनिस्टर। हु एलोकेट्स पोर्टफोलियो अमंग द मिनिस्टर्स, तो भाई मिनिस्टर्स को पोर्टफोलियो कौन देता है, प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो ही जो आगे मंत्रालय बांटता है, इसमें प्रेसिडेंट का कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट देखिए, और अगर स्टेट की बात करें तो कौन बांटता है, सीएम। ए पर्सन कैन बी ए मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विदाउट बीइंग ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर द पीरियड ऑफ मैक्सिमम पीरियड ऑफ
6 मंथ। तो भाई कोई अगर ऐसा व्यक्ति है या कोई ऐसा कोई भी एक मेंबर है, कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो मेंबर नहीं है पार्लियामेंट का, तो वो कितने टाइम के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रह सकता है? सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए। या तो 6 महीने के अंदर उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना पड़ेगा, या फिर उसका जो है मिनिस्ट्रेट, उसका मंत्रालय उससे छिन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ 0 hours इन लोकसभा कैन बी। द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ 0 hours इन लोकसभा कैन बी। तो भाई 0 hour का मैक्सिमम समय कितना हो सकता है? कोई स्पेसिफाई नहीं किया गया, ये कहीं भी हमारे संविधान में नहीं लिखा हुआ कि 0 hours लोकसभा का जो समय है वो कितना है। अब आप एक और क्वेश्चन बन सकता है कि 0 hour कितने से कितने बजे तक होता है? जो लोकसभा की प्रोसीडिंग्स है वो पहले होता है क्वेश्चन आवर। कौन सा होता है? क्वेश्चन आवर। उसके बाद कौन सा होता है? 0 hour। तो अब इसकी टाइमिंग पूछ लेता है। भाई क्वेश्चन आवर जो है 11 से 12 बजे के बीच क्वेश्चन आवर रहता है। इसके अंदर आप मंत्रियों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और 0 hour कितने से कितने? 12 से 1 बजे के बीच 0 hour होता है। और 0 hour के अंदर क्या होता है? इसके अंदर कोई भी बिना नोटिस के, विदाउट प्रायर नोटिस, क्वेश्चन आवर में क्या नोटिस देना पड़ता है कि हम मंत्रियों से क्वेश्चन पूछेंगे। 0 hour में कोई भी इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया जा सकता है। 0 hour के अंदर कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोई भी मेंबर कोई भी क्वेश्चन किसी भी मेंबर से पूछ सकता है। तो क्वेश्चन आवर 11 से 12, 0 hour 12 से 1। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, विच असेंबली इज प्रिजाइडेड ओवर बाय ए नॉन मिनिस्टर। विच असेंबली इज प्रिजाइडेड ओवर बाय ए नॉन मेंबर। तो वे ऐसी कौन सी असेंबली है जो एक नॉन मेंबर के द्वारा प्रिजाइड की जाती है? राज्यसभा। राज्यसभा का जो प्रेसिडेंट है वो कौन होता है, या चेयरमैन कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट। तो कौन एक नॉन मेंबर होता है, वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता, वो वाइस प्रेसिडेंट ही होता है। तो ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चंस। डेली 25 करवा रहा हूँ मैं आपको वीडियो में। और अगर आप बाद में चाहेंगे रिवीजन पर्पसेस के लिए, तो मैं वीडियोस को क्या करूंगा, कंबाइन करके आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन वो बिल्कुल एग्जाम के नजदीक। मान लो कल एग्जाम है तो शायद 2 दिन पहले, या परसों एग्जाम है तो 2 दिन पहले मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। उससे पहले आप लोग डेली 20-25 क्वेश्चन किया करो। और क्वेश्चन बैंक चाहिए आप लोग हमें, ये हमारा क्वेश्चन बैंक है। अगर आपको चाहिए तो आप लोग हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके जो है क्वेश्चन बैंक के बारे में पता कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाके आप इसको डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। कोई डाउट हो पूछ लीजिए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, और कमेंट्स जरूर करना। और कोई डाउट हो तो जरूर पूछना। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।